हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 47 में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से भारत में अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त। तो जो बंगाली की लगान व्यवस्था थी उसे 1765 से ही कंपनी के लिए एक समस्या बनी हुई थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा को क्या किया था, लागू किया था। लेकिन इससे क्या हुआ कि समस्या ठीक होने की बजाय और अधिक बिगड़ गई। इससे किसान जो थे वे बर्बाद होने लगे और कृषि की जो हालत थी वह बदतर होती गई। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वह गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था तो उस समय क्या था कि कंपनी की राजस्व व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंपनी की लगान व्यवस्था को सुधारना था तथा उसके सामने यही कार्य सबसे महत्वपूर्ण था कि वह कंपनी की लगान व्यवस्था को ठीक तरह से संचालित करे। तो कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा कॉर्नवालिस को आदेश द्वारा यह कहा गया कि वह सबसे पहले कंपनी की जो लगान व्यवस्था है उसे क्या करे, ठीक करे तथा जो उसमें दोष विद्यमान थे उन सभी दोषों का क्या करें, निराकरण कर कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करे और कंपनी के दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से क्या कर ले, स्थायी समझौता कर ले। तो इसी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कितनी भूमि आ गई थी तो इसके अंतर्गत 19% भूमि आ गई थी। अब इससे संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में हम देख लेते हैं कि इससे उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हुई। राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो। दूसरी समस्या यह है, समझौता कुछ वर्षों के लिए किया जाए या स्थायी रूप से। अगली समस्या यह थी कि समझौता किससे किया जाए, किसान से या जमींदारों से। तो इस बंदोबस्त के कारण ये समस्याएं उभर कर आईं। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या रहीं। तो जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण, जो जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, वह स्वामी होने के कारण भूमि को क्या करते थे, खरीद या बेच सकते थे। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। तो ये इस बंदोबस्त की विशेषताएं थीं। अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ। किसको, जमींदारों को। इससे जमींदारों को सबसे अधिक लाभ हुआ था। तो पहले हम जमींदारों के बारे में देख लेते हैं। जमींदारों को तो अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक जो थे वे समृद्ध हो गए तथा वे सुख के साथ क्या करने लगे, जीवन को अपने को काटने लगे। तो कई जमींदारों ने गांवों को छोड़ दिया और वह शहरों में जाकर बस गए। इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को ही प्राप्त हो सका। वह स्थायी रूप से भूमि के स्वामी बन गए। लगान की जो निश्चित धनराशि थी वह सरकार को चुकाते थे। उसके बाद जो धनराशि का बड़ा भाग शेष रह जाता था उसे क्या करते थे, वह अपने पास रख लेते थे। तो इससे जमींदारों की हालत सुधर गई और वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए। तो हम देखेंगे इससे सरकार को क्या लाभ हुआ। तो जमींदारों ने जो अनेक संस्थाएं जैसे लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, लैंड ओनर एसोसिएशन बनाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई। कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की क्या हो गई, प्रगति हो गई। सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। तो यह जो लाभ थे वह सरकार को प्राप्त हुए थे। अब इसकी हम हानियों के बारे में देखते हैं कि हानियाँ क्या क्या थीं। इससे लाभ भी हुए थे और इससे हानियाँ भी हुई थी। तो हानियाँ क्या थी, तो जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे थे
जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी देखने को मिल गई। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों व उनके द्वारा किया गया शोषण झेलना पड़ा। वह जमींदारों की छत्र छाया में जीने के लिए मजबूर हो गए थे। किसान जो जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, तो वे जनता पर अत्याचार करने लगे और जनता को क्या उनका शोषण झेलना पड़ा। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हो गई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसकी आय में वृद्धि नहीं हुई। इससे जो भी लाभ प्राप्त हुआ, वह संपूर्ण जो लाभ था केवल जमींदारों के हाथ लगा और वह अपना जीवन बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत करने लगे। तो इससे यह हानियाँ उत्पन्न हुई और इससे लाभ भी उत्पन्न हुए। हमने लाभों का और हानियों का वर्णन हमने कर दिया और हमने इसको एक अच्छी तरह से समझा। अब हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो यह भू राजस्व की नई पद्धति थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त के बाद लागू किया गया था। तो इस व्यवस्था को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो, जो 1820 से 1827 तक कार्यकाल था, ने प्रारंभ किया था। तो इसे लागू करने में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर, जिनका कार्यकाल 1819 से 27 तक रहा, एलिफिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस व्यवस्था द्वारा सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा संपर्क किया। तो इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। तो स्थायी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदारों को बनाया गया था, इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। तो सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का जो उद्देश्य था, वह जमींदारी वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि यह जो जमींदार थे वह स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम को क्या कर लेते, हड़प लेते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई थी। इसके दोष भी थे, तो दोषों को हम देखते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की जो दर थी वह अधिक होने के कारण जब प्राकृतिक विपदा या अन्य प्रकार की कठिनाइयां आने पर यह किसान कर अदा न कर पाते थे, और इसी के कारण क्या होता था, उनको अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, उनसे उनकी भूमि छीन ली जाती थी। दूसरा क्या था कि सरकार ने अधिक से अधिक राजस्व वसूलने के लिए अपने मनमाने तरीके से भू राजस्व का निर्धारण किया और किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को भी बाध्य किया था। किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। तो कुल मिलाकर इससे यह दोष उत्पन्न हुए थे। इन दोषों का हमने विस्तार से अच्छी तरह से इन दोषों को समझा है। आगे हम देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो यह भू राजस्व वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का एक संशोधित रूप था। तो इससे क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 30% भूमि आई थी। इसे मध्य प्रांत, पंजाब, यूपी में कहाँ, आगरा में जमींदारों यूपी आगरा में लागू किया गया था। तो इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे गांव या महल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महल के प्रमुख होने का क्या करते थे, दावा करते थे। तो यह महल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। मुखिया या महल को यह अधिकार होता था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से क्या करे, बेदखल कर दे। तो इस व्यवस्था में लगान का जो निर्धारण था वह महल या संपूर्ण गांव के आधार पर ही किया जाता था। इस व्यवस्था के जो प्रमुख दोष थे वह इस प्रकार हैं कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। दूसरा क्या दोष था कि इसने महल के मुखिया या प्रधान को अधिक शक्तिशाली बना दिया था। तो इसके कारण धीरे धीरे भारतीय किसान वर्ग कंगाल होता गया और भारत में उत्पन्न होने वाली कृषि की हालत बिगड़ गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।